What is up, ladies and gentlemen, boys and girls? Welcome to another exciting episode of the Viral Podcast by दाएली दानियल। पिछले पॉडकास्ट में आपने देखा कि हमने ज़ोएब मंशा से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में, जो पाकिस्तान पॉलिटिकल सर्कस चल रहा है इस वक्त, उसके बारे में बात करी और उसी पॉडकास्ट के अंदर हमने कराची का भी कुछ जिक्र किया। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम पॉडकास्ट के ऊपर एक और सहाफ़ी को दावत दें और बात करें कराची के बारे में। एक ऐसे शख्स को हमने पॉडकास्ट पे आज बुलाया है जो कि कराची के नाम से मशहूर हैं, जिन्होंने अपने प्रोग्राम जियो FIR से शुरुआत करी और बहुत ही ज़्यादा शोहरत हासिल करी और कराची के उस दौर के अंदर सहाफ़त करी जब कराची के अंदर सहाफ़ी बनना एक जुर्म था। आज मैं पॉडकास्ट से वेलकम करना चाहता हूँ जियो न्यूज़ के फॉर्मर ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी को। कैसे हैं फ़हीम? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताओ दानियल, कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। ऑलवेज वेलकम। मैंने कहा कराची की बात कर रहे हैं तो आपको ज़रूर बुलाया जाए। कराची की बात करें, कराची की बात होनी चाहिए भाई, बहुत ज़रूरी है कराची की बात होना। अब तो इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसमें कराची बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कराची शुरू से इंपॉर्टेंट है, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी सहाफ़ी बनने की, आपकी शुरुआत कैसे हुई, अपने ज़रा नाज़रीन को बताएं कि आप सहाफ़ी कैसे बने और ये कैसे स्टार्ट हुआ। जी, हादसा हो गया था। हादसाती तौर पे सहाफ़ी हैं और मुझे इस प्रोफेशन में, दस्ते सहाफ़त की सयाहत में कोई 32 साल हो चुके हैं। मैंने 1992 में प्रिंट मीडिया को ज्वाइन किया था। उस वक्त कौमी अखबार कराची का एक अखबार आज भी निकलता है, उस वक्त का एक बड़ा इवनिंगर समझा जाता था उसे ज्वाइन किया था और कोई 9 महीने में वहाँ रहा। उसके बाद मैं वहाँ से हुर्रियत अखबार चला गया। हुर्रियत अखबार उस वक्त डॉन से बिकने के बाद एक और साहब थे, फ़रत रिजवी साहब, उन्होंने ख़रीदा था और उसे निकाल रहे थे। हुर्रियत में मैंने कुछ अरसे काम किया, कोई 2.5-3 साल, और फिर मैं जिसारत चला गया। जिसारत 95 से लेकर 98 तक मैं जिसारत रहा। 98 में मैं एक्सप्रेस अखबार आ रहा था, एक्सप्रेस अखबार चला गया। सुल्तान लाखानी साहब का ये अखबार था। वो एक नए अंदाज में जिद्दत के साथ जो है वो उस अखबार को लेकर आए थे, तो हम वहाँ चले गए और 1998 से लेकर 2002 तक मैंने एक्सप्रेस में काम किया। और मुझे आज भी याद है 19 जुलाई 2002 मैंने जियो ज्वाइन किया। जियो उस वक्त तक आया नहीं था, अभी जियो ऑन एयर नहीं हुआ था। 14 अगस्त को जियो की टेस्ट ट्रांसमिशन शुरू हुई थी, उससे पहले मैंने जियो को ज्वाइन किया और 21 साल जियो में काम करने के बाद लास्ट ईयर मैंने जो है वो जियो को खैर बात कहा, जियो ने मुझे खैर बात कहा। तो ये है जर्नी। इस वक्त 24 न्यूज़ के साथ मैंने कुछ वक्त गुजारा है अभी हाल में, और उसके बाद उन्हें भी खैर बात कह दिया और अपना जो डिजिटल मीडिया है उस पर फोकस किया हुआ है और लोग देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, लोग देखना चाहते हैं मुझे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर काम कर रहा हूँ। FIR विद फ़हीम सिद्दीकी के नाम से मेरा चैनल है, चल रहा है। अच्छा, आपने जियो का जिक्र किया, तो 21 साल आपने एक इदारे में गुजारे, 21 ईयर्स आपने स्विच नहीं किया, आप किसी और चैनल में नहीं गए, तो लास्ट से ऐसा क्या हुआ कि आपने जियो से अपना ताल्लुक़ ख़त्म किया? देखिए, 21 साल उस इदारे में गुजारने की एक बड़ी वजह ये थी कि वो एक वाकई इदारा है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और जियो में रहते हुए ऐसा नहीं है कि ऑफ़र्स नहीं आई। मैंने जियो को ज्वाइन किया था एज अ रिपोर्टर, फिर मैंने जियो में प्रोग्राम किया जियो FIR के नाम से, जिसका आपने हवाला भी दिया अभी। ये पाकिस्तान का पहला क्राइम बेस्ड शो था और ये उस वक्त शुरू किया था हमने 2005 में, जब इंडस्ट्री में कोई और ऐसा शो होता नहीं था। 2005 से लेके 2014 तक जो है मैं ये प्रोग्राम करता रहा। इस दौरान मैंने क्राइम डेस्क बनाई, वहाँ पर मैं हेड ऑफ क्राइम डेस्क रहा। उसके तहत हम जो पूरे मुल्क का क्राइम था वो हम एक डेस्क के तहत कंट्रोल करके जो है उसकी रिपोर्टिंग किया करते थे। फिर जो है वो मैं ब्यूरो चीफ बना 2014 में, और 2023 में जब मैंने जियो को खैर बात कहा है, जियो ने मुझे खैर बात कहा है, तो उस वक्त एक माहौल या एक मूव ऐसी बन गई थी कि जिसकी वजह से जो है वो चीज़ें जो हैं वो उस नहज पे पहुंच गई। जियो में बेसिकली उस वक्त सैलरीज़ के इश्यूज़ चल रहे थे और मुख्तलिफ़ वक्तों में जियो वो इदारा है जिसने मुख्तलिफ़ वक्तों में हुक्मरानों ने उसको जो है कहीं ना कहीं हमेशा दबाने की कोशिश की। मुशर्रफ दौर में जो है वो जियो बंद हुआ और जियो की बंदिश की वजह से जो हम एहतजाज के उसमें गए, और उस दौरान पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा जो गिरफ़्तारियाँ हुई थी वो कराची से हुई थी सहाफ़ियों के। उस वक्त हम भी गिरफ़्तार हुए जियो के लिए।
उसके बाद जो हामिद मीर के ऊपर हमला हुआ, जब उसके बाद जो जियो के ऊपर पाबंदियाँ लगीं 2014 में, वो एक ऐसा वक्त था कि जिस वक्त जो है हम जियो के लिए खड़े रहे। फिर मीर शकीलुर रहमान को जब गिरफ़्तार किया गया नैब के तहत, तो हम उस वक्त भी जियो के लिए खड़े रहे। लेकिन इन तमाम अदवार में कहीं ना कहीं इसका रिफ्लेक्शन जो है वो जियो के ऊपर आता था। ज़ाहिर है जो मालिकान हैं वो बिज़नेस करने आते हैं, तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो अर्निंग भी उनकी होती रहे, और अर्निंग से ही इदारे भी चलते हैं। तो हमारा ये मुतालबा था जियो की इंतज़ामिया से कि जनाब आपने कई सालों से तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं किया, महंगाई कहीं की कहीं पहुंच गई है, आप तनख्वाहों में इजाफ़ा करें। इसके ऊपर एक लड़ाई चलती रही कई महीने तक। मुझे आज भी याद है कि हमने फरवरी में ये मूव शुरू की थी और मई में जाके जो है इसका तकरीबन एंड हुआ। और उस वक्त तक जो है हमारा यही था कि हम जियो में बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे, जियो के अंदर, जियो के बाहर, और पूरे सिर्फ कराची में नहीं, पूरे मुल्क में। मैं इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था। हमारी एक कमेटी थी बेसिकली जिसको, और जो हमने बनाई हुई थी अपनी वर्कर्स कमेटी, और चूँकि मैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो वो भी एक मेरे पास मनसब था। तो उसके तहत ज़रूरत भी थी कि जनाब आपका जो ओहदा है वो आपसे तकाजा करता है कि जनाब आप वर्कर्स के लिए बात करें। तो मैं उसके लिए बात कर रहा था। तो एक स्टेज ऐसा आया कि मालिकान को ये लगने लगा कि अब साथ नहीं चल सकता। तो उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ आप तो जा सकते हैं। मैंने कहा कोई इशू नहीं है। तो एक अच्छा वक्त 21 साल दिए उस इदारे को, एक अच्छा वक्त वहाँ पे गुजरा है, और कोई रिग्रेट इसलिए नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा था। मेरा मुतालबा ये था कि जी आप कम से कम 2 लाख तक की जिनकी तनख्वाह है आप उनकी तनख्वाह में इजाफा कर दें। मेरी तनख्वाह 2 लाख से ज़्यादा थी, तो मैं अपने लिए तो कुछ मांग नहीं रहा था। इसलिए नींद आज भी सुकून से आती है, कोई मसला नहीं है। अल्लाह तेरा शुक्र, एक मुश्किल वक्त देखा और देख रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। जो मेरा रब चाहेगा, जो अल्लाह की रज़ा है उसमें राज़ी है, कोई मसला नहीं। अच्छा, आपने प्रोग्राम की जो आपने बात करी, ये जियो FIR जो आपकी पहचान बना, इसकी शुरुआत कैसे हुई और उसमें आप एक अनोखा कोई स्टाइल का जैसे आप स्टार्ट बिल्कुल ऐसा ही है, कैसे? देखते रहिए FIR। बिल्कुल, प्रोग्राम करने का आइडिया जो है वो हमारे एक साथी थे फैसल सयानी, आजकल ऑस्ट्रेलिया में है, उनका आइडिया था। और ये था कि जी चूँकि चैनल अभी आया ही था, चैनल 2002 में आया, और 2005 में जो है हमने प्रोग्राम के ऊपर काम शुरू किया। तो जो प्रोग्राम का जो मुझे आज भी याद है कि जो हमने पायलट प्रोजेक्ट इसका रिकॉर्ड किया था, उसमें मैंने ऐसी उंगली उठा के जो है ना वो जो अच्छा उसके जो स्क्रिप्ट वगैरह भी मैंने ही लिखा था, उसके जो इब्तिदाई या हमारे होते हैं कलमात वो भी मैंने ही लिखे थे। तो वो ऐसे ही मैंने उंगली उठा के ऐसे कर दिया, तो वो जो है बड़ा समझ में आ गया, पसंद आया कि यार ये बस इसी तरह चलना है। तो हम ये कर ही रहे थे कि उसी दौरान जो है वो पाकिस्तान में ज़लज़ला आ गया था 2005 में। मैं अर्थक्वेक कवर करने बालाकोट चला गया, अच्छा खासा टाइम मैं वहाँ रहा। वो भी एक बड़ी मज़े की दिलचस्प स्टोरी है। वापस आने के बाद फिर हमने जो इस प्रोग्राम को बाकायदा तौर पे इसको शूट करके और ऑन एयर किया। मुझे आज भी याद है कि 5 दिसंबर 2005 में पहला प्रोग्राम जो है वो इसका ऑन एयर हुआ था, और ये लियारी के ऊपर था। पहला टॉपिक ही ऐसा पहला टॉपिक ही ऐसा था, और उसमें हमने प्रोग्राम में सेगमेंट रखा था मोस्ट वांटेड। तो मोस्ट वांटेड में जो मेरे मोस्ट वांटेड थे उनमें से एक जो है वो रहमान डकैत था और एक अरशद पप्पू था। तो प्रोग्राम ऑन एयर होने के बाद लियारी में जो है वो जियो जो है वो कुछ अरसे के लिए बंद भी हो गया था। और बाद में भी जब हमने लियारी के ऊपर कभी बात की तो इस तरह लियारी क्या किसी भी ऐसे इशू के ऊपर आप जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत रिएक्शन तो आता ही है। तो वो रिएक्शन आता था और उसे हम बर्दाश्त करते थे, एंजॉय करते थे। अच्छा, 2014 में आपने शो जो ये बंद करा तो उसका कोई खास वजह थी? बहुत प्रेशर आ गया था या क्या हुआ? नहीं, मैं असल में ख़ुद भी फेडअप हो गया था कि यार बहुत हो गई। मुझे ये था कि यार ये प्रोग्राम जो है हफ्ते में 3 प्रोग्राम देना होते थे। अच्छा, ये वो वक्त भी था जब इमरान खान साहब जो हैं वो धरना दे के बैठे हुए थे, और उसकी वजह से मेरे प्रोग्राम जो हैं वो ऑन एंड ऑफ जो है ना वो ये हो रहा था कि ड्रॉप करना पड़ रहे थे। वो शाम में मेरे प्रोग्राम की टाइमिंग शाम 7 बजे की होती थी। शाम 7 बजे वो कंटेनर पर चढ़ के जो है वो तकारीर शुरू कर देते थे, और ये होता था कि जी वो दिखाना है, तो उसके से प्रोग्राम ड्रॉप भी हो रहा था। तो मेरा अपना ये था कि यार बस अब बहुत हो गई। अच्छा, इसी दौरान जो है वो एक नया चैनल आ रहा था बोल न्यूज़, और बोल में बहुत बड़ी तादाद मीडिया इंडस्ट्री की जो है वो स्विच कर गई। सभी बोल में जा रहे थे। जियो से भी एक बहुत बड़े तादाद में लोग जो हैं वो बोल चले गए थे। जो उस वक्त ब्यूरो चीफ थे वो भी चले गए थे।
तो मुझे ये ऑफ़र की गई कि जनाब आप जो है वो ये पोस्ट संभाल लें। तो मैंने उस वक्त ये कहा कि लेकिन फिर मैं प्रोग्राम नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा इट्स ओके, और हम ये प्रोग्राम फिर किसी को देंगे भी नहीं क्योंकि ये आपकी शनाख्त थी। तो उन्होंने एक अच्छा वो किया, और 2014 में GOFIR को ब्रेक लगा, फुल स्टॉप लगा। लेकिन अभी मैंने जो है पिछले सालों से दोबारा से FIR विद फ़हीम सिद्दीकी के नाम से शुरू किया है, और वो चल रहा है इस वक्त। अच्छा, ये जो प्रोग्राम का आपका इतना लंबा अरसा रहा, इसके अंदर सबसे मुश्किल आपका कोई इंटरव्यू या एपिसोड कौन सा रहा जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आया हो? क्योंकि कराची जैसे शहर में जब आप ये शो कर रहे हो उस वक्त तो आपको बहुत प्रेशर आता हो। देखिए बहुत से थे, कई ऐसे केसेस थे जिसमें जो है आपके ऊपर प्रेशर आता है। बतौर सहाफ़ी हम इस प्रेशर को अब्जॉर्ब करते हैं, और करना भी चाहिए। और एक चीज़ मेरी हमेशा से कोशिश रही कि आपकी जो भी स्टोरी हो वो बैलेंस होनी चाहिए। अगर आपकी स्टोरी बैलेंस है ना, तो दूसरे शख्स के पास कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता। आप जिसके ख़िलाफ़ स्टोरी चला रहे हैं, एयर कर रहे हैं, अगर आपने उसका मौक़िफ़ ले लिया है तो आपकी स्टोरी बैलेंस हो गई है। अब उस शख्स के पास कुछ कहने को रह नहीं गया, वो क्या कहेगा? खैर आपने मेरे ख़िलाफ़ स्टोरी की तो मेरा मौक़िफ़ शामिल नहीं किया, उसका मौक़िफ़ तो शामिल है। और कई स्टोरी ऐसी थी जिनमें जो है वो हमें फिर भी प्रेशर का सामना करना पड़ा, और बहुत सी स्टोरीज ऐसी थी जिनके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। इवन मेरी स्टोरी के ऊपर जो है याद है कि उस वक्त के चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी, कराची में चौधरी असलम और इरफान बहादुर वगैरह ये एक वक्त में इन्होंने यह टास्क फोर्स बनाई हुई थी। तो उस वक्त जो है एक इन्होंने उसे मैं क्या कहूँगा हारी कह देते हैं, हारी ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ के साथ, उसको इन्होंने एक किडनैपिंग फॉर रैंसम का एक बहुत ही मतलूब मुलज़िम करार दे के ये माशूक बरोही है, एक रसूल बख्श बरोही नामी किसान को मार दिया था। वो स्टोरी जो है मुझ तक आई, अब मैंने अपने प्रोग्राम में चलाई, इज्तिमा में जब वो होती हुई जियो के पास आई थी तो वो हमने स्टोरी चलाई। उस स्टोरी के ऊपर नोटिस हुआ, और इत्तेफाक मोहम्मद चौधरी ने उसके ऊपर बाकायदा तौर पर ऑर्डर्स दिए कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और बाकायदा ये लोग गिरफ्तार हुए। चौधरी असलम गिरफ्तार हुए, इरफान बहादुर जज कमी कुछ अर्से पहले तक तो उसको मनीस थे वो, और कई दूसरे शरारती बात इंस्पेक्टर्स थे भाई वो, और कई लोग थे इसमें गिरफ्तार हुए और जेल में। इसके अलावा एक और मुझे स्टोरी याद आती है कि जिसके ऊपर हमें बहुत प्रेशर था कि हम ना चलाएं, और कि ना चलाना जो है ये एक ऐसा प्रेशर था कि जाहिर है, जैसे मैंने कुछ देर पहले भी कहा कि मालिकान के ऊपर एक दबाव ये भी होता है कि उनको अर्निंग चाहिए, वो कमाने के लिए आए हैं, और अगर आप इस स्टोरी से या आपके किसी प्रोग्राम से उनकी आमदनी पे ज़र पड़ रही तो डेफिनेटली वहाँ से नहीं एक्शन आता है। ये एक ऐसा मामला था, मुझे आज भी याद है कि मुल्क में जो भी क्राइम होता था, चाहे किडनैपिंग फॉर रैंसम हो, एक्सटॉर्शन की कॉल हो, दहशतगर्दी का मामला हो, उसको जब ट्राई करने जाती थी एजेंसीज या कानून नाफिज करने वाले इदारे, तो वो जिस फ़ोन नंबर होता था वो फ़ोन नंबर सरगोदा का निकलता था। परेशान किया नहीं क्या हो रहा है, हम भारत से, और वो सरगोदा का कोई आम शहरी होता था। ये सरगोदा के आम शहरियों के नाम पर सीमेंट जो है ये दहशतगर्दी में, किडनैपिंग फॉर रैंसम में, एक्सटॉर्शन में कैसे इस्तेमाल हो गए। इसके ऊपर थोड़ा सा काम वाम शुरू हुआ। तो वो मुझे याद है कि वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे कराची में पहले, वो ASP रहे, वो उस वक्त DTO थे सरगोदा के, डॉक्टर इस्वान। और डॉक्टर इस्वान वही हैं जो नवाज शरीफ की JIT का भी पार्ट रहे, और उन्होंने तो खुशी बैरी की सब पर नंबर। लेकिन बताना नहीं जा रहा उस वक्त का खैर, हम उस वक्त उधर आते सरगोदा में क्या हुआ। स्टोरी बड़े मजे की है निकली कि जनाब जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं वो अपने फ्रेंचाइजी जो है वो अपने सब फ्रेंचाइजी को जो है वो टारगेट दे रहे होते थे कि जनाब आपने 1 महीने में कितनी सिम्स एक्टिव कर दी। अच्छा, उस दौर में जब सिम एक्टिव करने का तरीका था वो बायोमेट्रिक नहीं था। सिम एक्टिव करने का तरीका था तो क्या सिम लेते थे, कॉल मिलाते थे उस कॉल सेंटर पे जिस कंपनी की आपके पास सिम है, आप उसको अपना नाम बताते थे, एड्रेस इसी नंबर बताते थे, वो आपसे आपकी वालदा का नाम कुछ, आप वो वालदा का नाम बताते थे, सिम आपकी एक्टिव हो जाती। सरगोदा में क्या हो रहा था, सरगोदा में ये हो रहा था कि जनाब वो वोटर लिस्ट रख के बैठते थे। वोटर लिस्ट में मेरा नाम भी मौजूद है, मेरी वर्दियत भी मौजूद है, मेरा खाना नंबर भी मौजूद है, मेरा CLIC और एड्रेस भी वर्डेड होता है, लेकिन मेरी वालदा का नाम नहीं होता। तो वो इतनी चालाकी कर रहे थे उस दौर में कि जनाब मेरा नाम बताया, मेरा CNIC नंबर बताया,
अब मेरी वालदा का नाम जब आगे से पूछा जाता है तो वो 11 नंबर से 3 वाटर लिस्ट में जाते थे। उस 11 नंबर में जो मेरी वर्दियत में नाम लिखा हुआ है, वो जिस खातून की ज़रूरियत में लिखा हुआ है, तो मेरी माँ, ऐसे ही वो बताते थे और 15 एक्टिव हो जाते थे। और ये सिम्स जो है वो फिर 100 रुपये में, 50 रुपये में और फ्री में जो है वो वर्ल्ड के मुख्तलिफ हिस्सों में बेचती जाती थी, और वहाँ पे जो है वो फिर बहुत आसानी से किराए में इस्तेमाल हो रहा है। जब मैंने अपने प्रोग्राम में बैठ के सिम एक्टिव करके दिखे, बिल्कुल इसी तरह से मोटर सामने रखी और सिम एक्टिव करके कॉल मिला के बिल्कुल उसी तरह से मैंने जो वो एक्टिव करके दिखे। जब मैंने वो प्रोग्राम का प्रोमो चलाया तो वो मोबाइल फोन कंपनीज की तरफ से प्रेशर आ गया कि नहीं, ये प्रोग्राम नहीं चले। मैंने कहा नहीं, प्रोग्राम तो चले नहीं, ये तो जिसके ज़ाहिर है कि वो एडवर्टाइजर है, वो प्रोडक्ट कर। सब मेरा पॉइंट ये था कि किसी का भी बेटा अगर किडनैप हो जाता है, उसके लिए किडनैपिंग की कॉल आती है, तो रैंसम की कॉल आती है, और आप उस शख्स को तलाश करने के लिए जाते हैं, तो पता चलता है तो सब होता है कि काम शेरी का है, वो तो अपने घर पे बैठा हुआ थी बेकसूर। तो क्या होगा? ये बात समझाई, समझ में आई, और वो प्रोग्राम चला। कुछ अरसे के लिए फोन कंपनीज ने अपना बिजनेस रोका, लेकिन मकसद ये था कि अवेयरनेस चल, लोगों को पता हो कि क्या हो रहा है, क्या कर रही है मोबाइल फ़ोन कंपनी सिर्फ अपने अर्निंग के लिए, अपनी आमदनी के लिए वो किस तरह से फ्रेंचाइजीज को टारगेट दे रही थी और किस तरह से उसके अंदर गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। तो इस तरह की कई चीज़ें की। मुझे याद है कि वुडकी के ऊपर पाबंदी का जो मामला था, वो मेरे प्रोग्राम की वजह से सिंध असेंबली से उसके ऊपर नहीं पास हुआ, और इससे पता नहीं अलहमदुलिल्लाह 10 साल में पता नहीं क्या कुछ कर दिया। अब तो सेंस से याद भी नहीं कि क्या कुछ किया, लेकिन किया बहुत अलहमदुलिल्लाह। बड़ा मुतमईन कि सहाफ़त में जिस तरह से काम करना चाहिए था उस तरह से काम किया है और आज भी कर रहे हैं। अच्छा, कराची के बारे में थोड़ी सी बात अगर करें तो जिस दौर में आप सहाफ़त कर रहे थे, शुरू आपने की थी, उस दौर के अंदर एक जमात का यूट्यूबर आशरा नाम है ना इनके अंदर, क्यों बिल्कुल क्यों पाकिस्तान लंदन, अब वो पाकिस्तान लंदन क्या और की काफ़ी उनके इन्फेक्शन बच चुके हैं। उनके खिलाफ कोई भी ज़रा सी अगर बात करता था तो उस दौर में बोलियाँ बनती थी। मुझे बताएं कि आपने इस शहर में बहुत कुछ देखा है जो मैं जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ लोगों को भी बताएं कि आपने क्या क्या देखा है। कभी ऐसा थ्रेट्स आपको आए हों? आप इस शहर के अंदर मौत तो बहुत आम थी उस दौर के अंदर। देखिए दानियल, वो एक वाकई बहुत मुश्किल वक्त था, और उस दौर की सहाफ़त भी बहुत मुश्किल थी। आपको ये कॉल आती थी कि ऑफिस से कराची प्रेस क्लब तो पैदल जाते हो ना, और फला तुम्हारी बाइक का नंबर है ना। तो इस तरह के थ्रेड्स एक आम सी बात समझी जाती थी उस दौर में, और उस दौर में रिपोर्टिंग करना किसी भी तरह से आसान नहीं था। मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, कम्युनिकेशन का वाहिद ज़रिया जो है वो टेलीफोन होता था। आप दफ्तर आते थे, दफ्तर आने के बाद जो है आप ऑपरेटर को कहते थे कि यार MLOs को मिला दो, मेडिको लीगल ऑफिसर्स जो होते हैं तमाम हॉस्पिटल्स में, आप वहाँ कॉल मिलवाते थे और उनसे पूछते थे कि जनाब क्या है सिचुएशन। अब किसी अस्पताल में बैक वक्त 10 लाशें पड़ी हैं, कहीं पे 15 लाशें पड़ी हैं। फिर आप उसको ट्रैक करते थे कि जनाब ये किस थाने की हदूद से आई है। फिर आप उस थाने फ़ोन करके वहाँ से इंफॉर्मेशन लेते थे। कोई बड़ा वाक़या हो जाता था तो आप खुद निकल के जाते थे। मुझे याद है कि उस दौर में हम लोग ये नहीं पूछते थे कि यार लाशें कितनी हैं। हम एक दूसरे से, ज़ाहिर सिंडिकेट होता था, अखबारात होते थे, तो अखबारात के जो क्राइम रिपोर्टर्स होते थे वो एक दूसरे से राब्ते में होते थे। तो हम एक दूसरे से स्कोर पूछा करते थे, यार आज का स्कोर क्या है। अजीब सी बात लगती है लेकिन हकीकत यही थी। और हमने इस शहर में एक दिन में 50-50 लाशें रिपोर्ट की हैं। औरंगी टाउन में दीवार से खड़ा करके 15 लोगों को गोली मार दी। फला इलाके में जो है वो बस में से 10 लोगों की लाशें मिली हैं। तो इस तरह की रिपोर्टिंग उस दौर में एक आम सी थी। बॉडी बन लाशें मिलने का सिलसिला जो है वो बिल्कुल एक आम सी बात थी। और फिर जब रात को हम कॉपी भेजने के बाद, अखबार की कॉपी जो है वो ड्रॉप होती थी, जब तैयार हो जाती थी, और वो ड्रॉप होना उसे कहते हैं कि जब बस इसके बाद कोई और ख़बर नहीं जाएगी, और अखबार जो है वो प्रिंटिंग के लिए चला जाता था। उस वक्त हम जब दफ्तर से निकलते थे रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, तो अब हमें जो है वो सेंट्रल में रिहाइश थी, हमें पीतल गली
जो है गुलबहार का एरिया जो है ये क्रॉस करना होता था, और ये एक ऐसा एरिया होता था कि जहाँ से रात को भी जो है वो फायरिंग की आवाज़ें आ रही होती थी। तो मुझे याद है कि हमारे एक साथी जो है, हम सब जो है वो जमा होते थे लसबेला के मुकाम पर, जितने भी मुख्तलिफ अखबारात के क्राइम रिपोर्टर्स हैं, और फिर रेंजर्स की एक मोबाइल आती थी और वो हमें जो है वो लसबेला से और गुलबहार तक जो है वो लेके जाती थी। हमारा एक साथी था, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, उसकी बाइक का साइलेंसर जो है ना वो ख़राब ही रहता था। वो फटफटी जो है उसकी चल रही होती थी, उसकी फटफटी की आवाज़ के ऊपर जो है वो अंदर से फायरिंग की आवाज़ें आना शुरू हो जाती थी, और वो हंसता रहता था ऐसे। तो वो भी वक्त था, और उस वक्त में हमने रिपोर्टिंग की, और मुश्किल वक्त था इसमें, नो डाउट। शहर से लाशें गिनना आसान काम नहीं था, और सबसे बड़ी बात वही जो मैंने पहले कही कि मोबाइल नहीं था, कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया नहीं था। आज रिपोर्टिंग जितनी आसान हो गई है, मैं अपने जूनियर्स से भी कहता हूँ कि तुम्हारे लिए तो कोई मसला ही नहीं है। एक ख़बर व्हाट्सएप ग्रुप में आती है, तुम उठाते हो, दूसरी वो पेस्ट कर देते हो दूसरे ग्रुप में, तुम्हारा काम ख़त्म। असल काम तो हमने किया है इस शहर में, और उस दौर में किया है जिस दौर में आसान नहीं था। पुलिस आपसे ताउन नहीं करती थी, अस्पताल आपसे ताउन नहीं करते थे बावजूद, और आपको जो है स्पॉट पे जब आप चले जाते थे, स्पॉट पे आपको काम नहीं करने दिया जाता था। हम ढूंढते थे कि कोई यानी शाहिद मिल जाए, कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिसके पास इंफॉर्मेशन हो, और फिर उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हम अपनी ख़बर फाइल करते थे, और अगले दिन वो ख़बर जो है वो अखबार में फ्लैश हुई भी होती थी। तो मज़े का दौर था काम करने के एतबार से। बाकी तो ज़ाहिर है शहर की किस्मत कि उसने ये बुरा वक्त भी देखा है। अच्छा, कराची के बारे में अगर हम बात करें तो इस वक्त जो कराची का हाल है, जिस नहज पे हम पहुँचे हुए कराची के अंदर, क्योंकि हम कराची में रहते हैं तो कराची हमारे लिए पेन पॉइंट है, तो यहाँ पे सड़कें टूटी नहीं हैं, कोई निज़ाम नहीं है, कोई कानून नहीं है। हालात पहले से बेहतर होंगे, और हमारा क्योंकि देखें हमारे स्टैंडर्ड जो सेट किए गए हैं कराची के लिए वो बहुत ऊपर है ना, कि दिन में अगर 50 लोग नहीं मर रहे तो हालात ठीक है। बाकी शहर हैं इसी मुल्क के अंदर, लाहौर आप चले जाएँ, इस्लामाबाद आप चले जाएँ, तो वहाँ पे और कराची के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों है? देखिए, कराची ना एक इंटरनेशनल सिटी है, ठीक है, और कराची हमेशा से टारगेट रहा है, और यहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी होती है, कॉन्स्पिरेसीज़ भी होती हैं, और वो हर दौर में रही हैं और आज भी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और फिर कराची को एक जो महरूमी का सामना है ना, वो बेसिकली जो है कराची वालों को हमेशा अपोजिशन का शहर ही बना के रखता है। हमेशा आवाज़ यहाँ से उठती है, चाहे आप बुशरा ज़ैदी का वाक़या ले लीजिए। बुशरा ज़ैदी के वाक़े से पहले जो इस शहर में एक बेइत्मीनानी, एक बेसुकूनी, और इस बात का एहसास कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, कोटा सिस्टम के नाम पे कॉलेजेस में दाखिले नहीं मिल रहे, कोटा सिस्टम के नाम के ऊपर जो है वो मुलाजमतें नहीं मिल रही। फिर साथ साथ ये कि वो लोग जो इस शहर के मुकामी नहीं हैं, ये शहर तो बेसिकली अगर आप देखें तो हिजरत के बाद ये शहर सही मायनों में बना है, जितना भी एक्सपेंड हुआ है, और तकसीम से पहले भी था, लेकिन जो एक्सपेंशन हम इस शहर की देखते हैं उसमें और शहर की तरक्की में एक बहुत बड़ा किरदार तो उन लोगों का है जिन्होंने हिजरत के बाद इस शहर को आकर अपना मस्कन बनाया। लेकिन उसके साथ साथ जो है ज़ाहिर है ये शहर वो शहर कहलाता था जहाँ रातें जागती थी, और इस शहर से कमाना आसान था। लोग दुबई की बनिस्बत जो है वो कराची को प्रेफरेंस देते थे, यहाँ आकर जो है कमा सकते थे। तो उस दौर में जो दीगर शहरों से और दीगर इलाकों से आने वाले लोग थे, उन्होंने कराची में आकर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो कारोबार हैं वो करना शुरू किए। उनमें से एक कारोबार ट्रांसपोर्ट भी था, और ट्रांसपोर्ट में जो है वो ये बहुत ज़्यादा होने लगा था एक वक्त में। 1985 तक तो जब का ये वाक़या है कि लोगों में ये एहसास था कि जी जो गैर मुकामी लोग हैं वो ट्रांसपोर्ट में हमारी बहनों बेटियों के साथ और इवन मर्दों के साथ भी जो है वो बदतहज़ीबी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, रूड रवैया अख्तियार करते हैं। और ऐसे में ही जो 1985 में बुशरा ज़ैदी का वाक़या हो जाता है, सर सैयद गर्ल्स कॉलेज की एक तालबा जो बस से उतरते हुए उसी बस के पहियों के तले आकर कुचली जाती है, और उसके बाद ये शहर जो है वो एकदम बदल जाता है। सर सैयद गर्ल्स कॉलेज की तालबात निकलती हैं जुलूस की सूरत में, उस इलाके में जो दीगर कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस के बाहर जाकर अपनी चूड़ियाँ उतार के फेंकती हैं, और उसके बाद एक मूव बन जाती है पूरे शहर में
वो शहर में सही मायनों में अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो आग लग जाती है। तो उसके नतीजे में इस शहर ने बहुत बुरा वक्त देखा है। और 1984 में जो कि एमक्यूएम बन चुकी थी, 85 में हुए इस वाक़े ने जो है एमक्यूएम को भी एक बूस्ट दे दिया, लेकिन उस बूस्ट के नतीजे में इस शहर को मिला कुछ नहीं। 87 में एमक्यूएम इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेती है, जीत जाती है। 88 में जो है वो कौमी इंतखाबात में हिस्सा लेती है, जीत जाती है। गैर जमाती बुनियादों पर वो इलेक्शन थे, या एमक्यूएम ने अकबर ग्रुप के नाम से इलेक्शन में हिस्सा लिया था, जीत जाती है। 90s में फिर इलेक्शन होते हैं, फिर जीत जाती है। 92 में ऑपरेशन शुरू हो जाता है। ऑपरेशन के ऊपर हम कुछ बात कर चुके हैं पहले। उसके बाद इस शहर को मैंने पनपते हुए नहीं देखा, ता वक्त कि हमें थोड़ा बहुत वक्त जो है वो मुशर्रफ दौर का नज़र आता है, जब मुशर्रफ दौर में एमक्यूएम और मुशर्रफ गवर्नमेंट हाथ में ला लेते हैं और किसी हद तक हमने इस शहर में तरक्की होते देखी। वो तरक्की जो ड्यू थी 80s 70s 80s से, वो हमें थोड़ी बहुत तरक्की नज़र आती है जो हमें मुशर्रफ दौर में नज़र आती है। अदरवाइज़ तो इस शहर का जो आज हाल है और जो इस शहर को मिलना चाहिए वो इस शहर को नहीं मिला है, पिछले 70 सालों में नहीं मिला है। ये शहर कमा के देता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई इसे कहे कि पॉलिटिकल जुमला है, तो पॉलिटिकल जुमले होने के साथ साथ ये इस शहर की एक हकीकत भी है कि ये शहर कमा के देता है। पोर्ट इस शहर में है, ये शहर कमा के देता है। इस शहर बिल्कुल माशी हब है ये। इसको ना पॉलिटिकल जुमला भी कहा जाता है कि जी ये तो सियासी जुमला है, लोग इसको सियासत के लिए इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन उसके बावजूद ये शहर कमा के देता है और उसको इसका जो ड्यू है ना वो नहीं मिलता। आज भी जो आप इस शहर में किसी 1 किलोमीटर का फासला किसी सड़क पर ऐसे तय करके दिखा देंगे जब आपको ब्रेक ना लगाना पड़े किसी खड्डे की वजह से या किसी स्पीड ब्रेकर की वजह से, तो ये हाल है। आज भी इस शहर में पानी जो है वो आपको ख़रीद के पीना पड़ता है। आज भी इस शहर में वाटर टैंकर माफिया मौजूद है। आज भी इस शहर में जो आपको अगर अपना ही प्लॉट आपने क्यों ना लिया हो, उस प्लॉट का ऊपर अगर आपको घर बनाना है तो आपको मुख्तलिफ माफियाज को जो है वो हिस्सा देना होगा, तब आप अपना घर बना सकते हैं। आज भी इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक इशू है। आज भी इस शहर में, आप सवाल कर रहे थे ना कि दीगर शहरों के मुकाबले में क्या है, तो आज भी इस शहर का नौजवान जो है वो हेल्थ और एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटी से महरूम है। मेरा बेटा अगर घर से बाहर निकले या आप बाहर निकलें तो आपके वालिदैन ये सोचते हैं कि यार सही सलामत घर वापस आ जाए, वो वक्त है। ये वक्त नहीं होना चाहिए था इस शहर के ऊपर। बहुत हो गई अब तो इस शहर के साथ, अब तो ज़्यादती बंद होनी चाहिए यार। आपको किस पे मलबा डालेंगे इस चीज़ का, ये किन लोगों की वजह से है और ऐसा डायरेक्शन क्यों है? क्योंकि एक ही मुल्क में हम 2 स्टैंडर्ड देखते हैं। एक हम पंजाब देख लें, आप देख लें इस्लामाबाद देख लें, लाहौर देख लें और कराची देख लें। तो अगर हम कमा के दे रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे लक भी है ना, मतलब यहाँ पे हमारी पॉलिटिकल जो पार्टी रीन में उसकी किसका देखिए, विल जो है ना वो हमेशा प्रॉब्लम रहती है। विल का हमेशा से मसला है। और आप अगर मलबा डालने की बात करते हैं तो ज़ाहिर है इसका मलबा हर उस जमात के ऊपर जाएगा, उस सियासी जमात के ऊपर जाएगा जिसको इस शहर में कुछ करने का मौका मिला, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इवन वो लोग जो इस्लामाबाद में इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे रहे, वो इस शहर में कुछ नहीं कर सके। तो सबके ऊपर, सबको जो है सबने अपना अपना शहर को तबाह करने में हिस्सा डाला है माजरत के साथ, और इस शहर तबाह कर दिया। वो पीरियड निकाल दीजिए, लोग बड़ा इसके ऊपर एमक्यूएम बड़ा वो इसके ऊपर वो करती है कि जी हमने इस शहर को बनाया। ठीक है जी, आपके पास मुस्तफ़ा कमाल और मुशर्रफ के दौर की बात कर रहा हूँ कि जी मुशर्रफ का दौर था तो आपके पास पैसा आ रहा था ना वफाक से, तो आपने बना दिया। उसके अलावा क्या दिया आपने इस शहर को? एमक्यूएम से भी सवाल बनता है। जमात इस्लामी इससे पहले जो है इक़्तिदार में रही इस शहर में। मेयर कराची अब्दुल सत्तार अफगानी साहब रहे। पहले हम उससे पहले चले जाते हैं ना, 80s में चले जाते हैं। अब अब्दुल सत्तार अफगानी साहब जो हैं वो मेयर कराची रहे। इससे पहले जो है इस शहर में जमातें, जो मजहबी जमातें हैं, उनका वोट बैंक था। वो प्रोफेसर गफूर यहाँ से जीतते रहे, वो नूरानी मियाँ यहाँ से जीतते रहे, दीगर और कई बड़े बड़े जो हमारे मजहबी सियासतदान हैं वो यहाँ से जीतते रहे। क्या मिला इस शहर को? इस शहर को सिर्फ दुख, तकलीफ़, परेशानी मिली है। तो और वो जो मैंने पहले कहा ना कि इसकी वजह से इस शहर हमेशा एक अपोजिशन का शहर रहा। इस शहर की बदनसीबी ये रही कि अगर मैं बहुत ज़्यादा पीछे चला जाऊँ,
आपकी पैदाइश तो क्या, मैं अगर अपनी पैदाइश से भी पीछे चला जाऊँ और तारीख़ पाकिस्तान का मुताला करूँ तो मुझे अफसोस होता है कि 1964 में, आई थिंक अगर मैं सही हूँ, अयूब खान के दौर में जब जनरल अयूब ने सदारती इलेक्शन लड़ा तो फातिमा जिन्ना के सामने, जब इलेक्शन लड़ने के लिए उनके सामने फातिमा जिन्ना खड़ी थी तो ये शहर फातिमा जिन्ना के साथ खड़ा था। क्यों? क्योंकि वो कायदे आज़म की बहन थी। और हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि फातिमा जिन्ना का जो इंतखाबी निशान था लालटेन, एक कुतिया के ऊपर कलर करके उसके ऊपर उनकी सफ़ेद चादर, उनका दुपट्टा डाल के, उसके गले में लालटेन डाल के वो फिराई गई है शहर इस मुल्क में। और जब जैसे भी इलेक्शन थे, आज भी उसके ऊपर बात उठती है कि जनरल अयूब ने धानली से वो इलेक्शन जीता। उस धानली के ज़्यादा इलेक्शन के नतीजे में इस शहर में जनरल अयूब के बेटे ने बाकायदा तौर पर एक रैली निकाली। वो रैली जब पहुंची लियाकताबाद के मुकाम पर तो वहाँ पर फिर खून की होली खेली गई। कई घरों पे बाकायदा तौर पर बराह रास्त फायरिंग करके कई घर उजाड़ दिए गए। तो ये शहर की तारीख़ है। लोग कहते हैं कि जी वो पठान महाजिर फसाद था, लेकिन उस रैली की क़यादत कौन कर रहा था? जनरल अयूब का बेटा कर रहा था, गौहर अयूब कर रहा था। तो ये शहर की तारीख़ है। उसके बाद आप आगे चले जाएं, आपको मुख्तलिफ़ वक्तों में यही चीज़ें मिलती चली जाएंगी। तो मैं जो बात कर रहा हूँ कि इस शहर में एक घुटन थी, हब्स था। इस घुटन, इस हब्स की वजह से इस शहर में लोगों ने रिएक्ट किया। एमक्यूएम की कामयाबी की वजह कतन ये नहीं थी कि जनाब वो अल्ताफ़ हुसैन जो हैं वो कोई बहुत ही अच्छे मुकर्रिर थे, कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म के लीडर थे, तो बस उन्हें जो है पजीराई मिल गई फ़ौरन। नहीं, वो घुटन, वो हब्स जो है वो वजह बना एमक्यूएम के मकबूलियत का। लेकिन जाहिर है एमक्यूएम शायद वो नहीं कर सकी या उसे करने नहीं दिया गया, दोनों बातें हो सकती हैं। इस शहर को उसका हिस्सा नहीं मिला। ये शहर आज जहाँ होना चाहिए था किसी भी इंटरनेशनल सिटी के मुकाबले में, वो आज वहाँ नहीं है। मैं बहुत सादा सी बात करता हूँ कि इस वक्त मुल्क में, दुनिया में अगर 197 ममालिक हैं, 199 ममालिक हैं, कराची की आबादी दुनिया के 100 ममालिक से ज़्यादा है। यानी आधी दुनिया से बड़ा ये शहर है। और इस शहर में क्या है? इस शहर के जो मुकामी हैं, इस शहर के जो रहने वाले हैं, वो आज बिजली को, पानी को, गैस को, हेल्थ को, एजुकेशन को, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को तरसते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को तरसते हैं। इस शहर में नौजवान मर रहा है। वो घर से निकलता है, एनईडी के सामने बैठ के चाय पी रहा होता है, उसको आके गोली मार के चले जाते हैं। इस शहर का नौजवान जिसको नौकरी नहीं मिल रही, वो राइडिंग कर रहा होता है, बाइक राइडिंग कर रहा होता है, वो आते हैं, मोबाइल फ़ोन छीलते हैं, वो सिर्फ पलट के देखता है, अब उसे गोली मार देते हैं। इस शहर में गोल्ड मेडलिस्ट मार रहे हैं। इस शहर में कौन नहीं मरा? इस शहर में नौजवान, बुजुर्ग, नेवी ऑफिसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर, इवन ख्वातीन, बच्चे, कौन नहीं मरा इस शहर में? सब मर। लेकिन जिस नौइयत का काम होना चाहिए था नहीं कर किया। इसमें पीपल्स पार्टी भी बहुत हद तक कसूरवार है, इसमें मुस्लिम लीग भी कसूरवार है, एमक्यूएम भी कसूरवार है, जमात इस्लामी भी कसूरवार है, इवन वो तमाम जमातें कसूरवार हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इक़्तिदार के ऐवान में पहुंची और उन्होंने कराची को उसका हिस्सा नहीं दिया। अच्छा, पॉपुलेशन की बात करी आपने कि इतना बड़ा ये शहर है, आप सोल्यूशन क्या देखते हैं इसका? जो लोग डिमांड करते हैं कि सूबा बना दिया जाए अलग कराची को, वो सही बात करते हैं या क्या सोल्यूशन है इसका? देखिए, ये सूबे की बात हो, कराची को अलग करने की बात हो, ये सारी उसके ऊपर आने वाला रिएक्शन की बात हो, ये सब सियासी मामलात है, मैं इनमें नहीं पढ़ता। मेरा सिंपल और सादा से ये है, जनाब आप कराची को उसका जायज़ हक़ दे दीजिए, कराची को पूरा गिन लीजिए। कराची को की आबादी आज भी किसी भी तरह 3.5 करोड़ से कम नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे मुस्तकिल तौर पर लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। आप इसे जो है वो 2 करोड़ से ऊपर नहीं जाने देते। 2 मरदमशुमारियाँ ऐसी गुजर गई जिसमें आपने इस शहर को 2 करोड़ से ऊपर नहीं जाने दिया। आप इस शहर को सही से गिनते भी नहीं हैं, और जब तक आप गिनेंगे नहीं तो फिर आप इस शहर को उसकी आबादी के मुताबिक जो वसाइल आपने देने वही नहीं देंगे। आप मरदमशुमारी की क्यों जाती है? मरदमशुमारी इसलिए की जाती है कि आपकी आबादी के मुताबिक आपको वसाइल दिए जाने हैं। जब इस शहर को आप
1.5 करोड़ कम गिनेंगे, और 1.5 करोड़ का तो आपका लाहौर है। यानी एक लाहौर जितना कम गिन के आप ये समझते हो कि आप कराची को जो है वो दे दोगे कुछ, जो भी 2 करोड़ के हिसाब से, वो भी नहीं मिलता। सबसे पहली बात तो ये कि एनएफसी है पीएफसी में, वो भी नहीं मिलता हमें। तो उसके बाद आप ये कहो कि यार कराची जो है वो डेवलप हो जाना चाहिए। कैसे डेवलप हो जाएगा कराची? नहीं हो सकता इस तरह। इस शहर का मसला पानी है। K4 का प्रोजेक्ट जो है ना, पिछले 15-20 साल से, 17 साल से, 15-17 साल से इंतज़ार ही हो रहा है कि K4 कंप्लीट होगा तो हमें कुछ गैलन पानी जो है वो यहाँ तक पहुँचेगा, हमें मिल जाएगा। कराची का मसला बसों का नहीं, क्योंकि मैं देखता हूँ बसों में बसें बनाए जा रहे हैं, उससे कि सड़क है नहीं, बसें आई जा रही। आता हूँ मैं वहाँ पे। कराची का मसला सर्कुलर रेलवे है। इस शहर में 70 और 80 की दहाई में सर्कुलर रेलवे चला करती थी। 1-2 नहीं चलती थी ट्रेनें। 117 ट्रेनें इस शहर में सर्कुलर रेलवे के ट्रैक के ऊपर चला करती थी। लोग उसमें सफ़र किया करते थे। आज आपकी ज़रूरत है सर्कुलर रेलवे। कितना बजट रखा है गवर्नमेंट ने इस साल? बजट आपको पता है सिंध गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए फिजिबिलिटी तैयार करने के लिए। K4 के लिए कितना रखा है? 0%। कहते हैं कि जी वो वफाक देगा, हमने अपना हिस्सा दे दिया, वफाक देगा। प्रायोरिटीज नहीं है। इस शहर का मसला ट्रांसपोर्ट है, बहुत बड़ा मसला है इस शहर का ट्रांसपोर्ट। आप टेंशन बसेस नहीं है। बसेस सोल्यूशन है किसी हद तक, लेकिन बसेस ऐसी ना हो कि आप कहेंगे जनाब हमने हॉक्स बे से एक नया रूट शुरू कर दिया है रेड बस का, और पूरे 24 घंटे में वहाँ से सिर्फ 2 बसें चलें। क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो आवाम को यार? एक रूट के ऊपर 2 बसें, एक रूट के ऊपर 10 बसें ना काफ़ी है। आप सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हो। जे आपने इतने रूट खोल दिए, आपने ये रूट खोल दिया, आप पिंक बस ले आए, आप ये ले आए। उन बसों की तादाद क्या है ये नहीं बताते आप। और कभी उन बसों में सवार अफराद से पूछो ना कि वो लदे हुए होते हैं लोग उनके ऊपर, तो उनको जितनी भी देर के बाद जब नज़र आ जाती है उसमें सवार होने के लिए हर स्टॉप पे आपको लोग मिल जाएंगे, क्योंकि नहीं है यहाँ पे सहूलत है। आपने रेड लाइन खोद दी है, प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो रहा आपसे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, डॉलर का रेट कहीं से कहीं चला गया इस प्रोजेक्ट के दौरान। ठेकेदार ने कहा मैं काम ही नहीं करता। आपने कहा यार करो काम। उसने कहा नहीं जी नया बजट दूंगा, ये इस बजट को मंजूर करते हो तो ठीक है। आपने मान ली, उसकी बात माननी पड़ी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्तेदारी है। जिसके पास ठेका है वो एक वजीर साहब के रिश्तेदार हैं। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे, और यही हो रही हैं। और ये रेड लाइन उस रोड के ऊपर बन रही है, यूनिवर्सिटी रोड। जिन साहब के पास ठेका है उन्होंने कुछ अरसे ही पहले ये रोड जो है, जहाँ पूरा यूनिवर्सिटी रोड तामीर भी किया था। कुछ अरसे के बाद आपने कहा नहीं हम तो हम यहाँ रेड लाइन बनाएंगे। रेड लाइन के ज़रिए, रेड लाइन के नतीजे में जो पूरी एक आबादी है, जो पूरी ये आप यूँ कह लीजिए कि सफोरा गोट से लेकर, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक की बात करूँ, पुरानी नुमाइश तक की, जिसे हम कहते हैं न्यू इमेजिना रोड, जो मज़ार कायद तक की, पूरी खुदी हुई है। लोग परेशान हैं, ऐसी तैसी हुई, ट्रैफिक का बुरा हाल है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये यूनिवर्सिटी रोड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये शायद दुनिया की वो वाहिद शाहराह होगी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा तालीमी इदारे, गिनिए मेरे साथ बैठ के, यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, NIT यूनिवर्सिटी, सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी, आपके सर सैयद कॉलेज के साथ ही सर सैयद यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा आगे वाले रोड के ऊपर एक और वो कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो, ठीक है। और आगे आ जाएँ, कॉलेजेस इसके ऊपर हैं, क्या वो जो ये गुलशन कॉलेज वो इसके ऊपर है, इवन वो जो टेक्निकल बोर्ड, ठीक है, ये हाल है। फिर आगे आ जाए दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, दुनिया की शायद ये वाहिद शाहराह होगी जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा, और इस शाहराह के ऊपर 2 वक्त ऐसे हैं जब यूनिवर्सिटी जाने का वक्त होता है, तालीमी इदारे खुलने का वक्त होता है, तालीमी इदारे बंद होने का वक्त होता है। कई हज़ार बच्चा बैक वक्त इस शाहराह पर होता है। और शाहराह का हाल क्या है पिछले कई सालों से, और अभी भी ये मैं आपको बता दूं कि 2026 में भी एक मुकम्मल नहीं होगा ये प्रोजेक्ट। दिस इज द सिचुएशन। अच्छा, आपका जो शो था उस शो को देखे बहुत लोगों ने कॉपी किया, नकल करा, और बाद में हमने देखा कि बहुत सारे शो आए जो आगे जाके बहुत फेमस भी हुए। तो कॉन्सेप्ट पूरा आपका वहीं से कॉपी हुआ एग्जैक्ट?
कभी आपको होता था यार ये एग्जैक्ट मेरे जैसा उन्होंने बना लिया है? कभी होता था दिल में यार ये क्या कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारे शोज़ यकीनन मेरे शो के बाद शुरू हुए और मुझे इस बात का इत्मीनान है, खुशी है कि मैं पायनियर्स में से हूँ। पाकिस्तान का पहला क्राइम बेस्ड शो GOFIR था और उसके बाद जो है वो बेपनाह शोज़ तकरीबन हर चैनल ने ही शुरू किया और आज भी बाज़ चैनल्स कर रहे हैं। उन्होंने कॉपी किया या उन्होंने उस कॉपी करने के साथ साथ उसमें कोई अपने तौर पे कुछ अमेंडमेंट्स की। लोग जब भी उस किसी भी शो को देखते होंगे ना, लोगों के जहन में आता फ़हीम सिद्दीकी होगा, आता GOFIR होगा। यही मेरी कामयाबी है, मैं इसी पे मुतमईन हूँ। और देखें, मेरा एक तरीक़ेकार रहा कि मैंने कभी भी रीएनैक्टमेंट नहीं की और मैं रीएनैक्टमेंट के शदीद ख़िलाफ़ था। कई शोज़ ऐसे आए जिन्होंने रीएनैक्टमेंट शुरू की और रीएनैक्टमेंट की बुनियाद पे उन्होंने अपनी रेटिंग लेने की कोशिश की और रेटिंग उन्हें मिल भी गई वक्ती तौर पे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि सुप्रीम कोर्ट को उसका नोटिस लेना पड़ा और वो जो है रीएनैक्टमेंट्स बंद कराई कहीं। क्यों? क्योंकि उन रीएनैक्टमेंट्स के ज़रिए आपने उन प्रोग्राम्स को ऐसा प्रोग्राम बना दिया था कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते थे। तो वो जो स्टेज आ गया था वो एक गलत स्टेज था। दूसरा मेरा जो एक पॉइंट था वो ये था, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरा अपना वो ये था कि ये कैमरा और माइक मुझे ये इख्तियार नहीं दे देता कि मैं किसी की भी प्रॉपर्टी में दाखिल हो जाऊं और खुदाई फौजदार बनकर दाखिल हो जाऊं, उससे पूछूं कि तुम ये गलत क्यों कर रहे हो। सहाफ़ी का ये काम नहीं है। सहाफ़ी का काम ये है कि आप जो गलत हो रहा है वो सामने ले आए, उसके ऊपर एक्शन लेना वो इदारों का काम है, हुकूमत का काम है। हमारा काम ये नहीं होता कि हम खुदाई फौजदार बन जाएं और हम सवाल करें तुमसे कि भाई तुमने ये क्यों किया। भाई वो कर रहा है, आप उसे हाईलाइट कर दें, उसके बाद छोड़ दें इदारों के ऊपर कि वो किस तरह से उसको कवर करते हैं। करप्शन हो रही है, आप करप्शन को सामने लाएं। क्राइम हो रहा है, आप क्राइम को सामने लाएं। आप खुद जो है वो जाके उस खबर का हिस्सा उस नहीं बने, उस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बने। तो मैंने कभी भी रोड शो नहीं किया। एक अपनी ज़िंदगी में रोड शो किया मैंने, लेकिन वो डिफरेंट था। हम सिर्फ़ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि लोग किस तरह से अपने आप को उजागर करने की कोशिश कर रहे होते हैं या सोसाइटी में अपने आप को थोड़ा सा ऊपर रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसके लिए वो कवानीन को कैसे जो है वो बाईपास करते हैं। कराची पुलिस ने क्लिफ्टन के इलाके में एक स्नैप चेकिंग शुरू की और स्नैप चेकिंग सिर्फ इस बात के लिए थी कि वो काले शीशे और जो फैंसी नंबर प्लेट्स इनको जो है वो रोक रहे थे। मैं सिर्फ वहाँ खड़ा होके मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको कवर किया। कोई कमेंट्री वहाँ नहीं की, कोई लिंक्स वहाँ नहीं किए, सिर्फ वो दिखाया कि लोग किस तरह से ये कर रहे हो। तो मकसद क्या था यार, हमारा काम थोड़ी है कि हम लोगों के आगे माइक करें, कैमरा करें, उससे पूछेंगे भाई आप ये क्यों कर रहे हो। हमारा काम ये है कि जो हो रहा है वो सामने ले आए, बस। उसके बाद कार्रवाई करना उसके ऊपर इदारों का काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह GOFIR की मकबूलियत की आज भी वजह यही है। लोग आज भी अगर आप जाके देखें, गूगल करें, यूट्यूब पे जाके देखें, आज भी आपको मिलियंस में जो है व्यूज़ नज़र आते हैं प्रोग्राम के। आज जो मैंने अपना प्रोग्राम शुरू किया है FIR फ़हीम सिद्दीकी, आप देखें और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो देखा जाता है। तो उसकी वजह यही है कि लोगों को एक फ़र्क नज़र आता है। अच्छा, आपका इस वक्त फेवरेट शो कौन सा है जो आपसे मिलता जुलता है? कोई ऐसा है शो जो आपको अच्छा लगता है कि यार ये अच्छा काम? हाँ, माज़रत के साथ मैं TV नहीं देखता। अच्छा, बहुत कम देखता हूँ। जब तक ऑफिस में होता हूँ उस वक्त देख लेता हूँ, और वो ज़ाहिर है सारे न्यूज़ चैनल्स होते हैं, न्यूज़ चैनल्स देख रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जनाब क्रिएटिविटी के एतबार से आज ज़ाहिर है हमारे सामने एक तो एक नया ही वर्ल्ड है ना, डिजिटल वर्ल्ड हमारे सामने। तो मुझे ये कहना दीजिए कि रफ्तार एक अच्छा काम कर रहा है। इस तरह से और इस नौइयत के जो और चंद और लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और वो एक ऐसा कंटेंट लोगों को दे रहे हैं कि जो मैं समझता हूँ कि लोगों तक पहुँचना चाहिए था। ये मैंने भी दिया और बहुत दिया। और वो क्या है, बेसिकली हर शख्स जो है ना वो कहानी सुनने का शौकीन होता है। आपने सुना होगा नानी अम्मा, दादी अम्मा कहानियाँ सुनाया करती थी, तो हर शख्स को कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। तो ये जो इस वक्त स्टाइल है ना, मैं आपके साथ बैठ के इस वक्त कहानी ही सुना रहा हूँ ना, कराची की कहानियाँ सुना रहा हूँ, अपनी कहानी सुना रहा हूँ, ये देखा जाता है। तो जो ये कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। अच्छा भाई, अब हम बात कर रहे हैं कराची की तारीख के बारे में, तो 12 मई का वाक़या जो बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या था कराची के अंदर,
उसके बारे में मैं चाहता हूँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें। आप फील्ड पे थे उस दिन, क्या हुआ कराची में ऐसा कि इतने लोग मारे गए? देखें, 12 महीना कराची की एक सिया तारीख़ है। बहुत सारे और भी वाक़यात हैं, लेकिन उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए जो नहीं होती। साने कस्बा और अलीगढ़ पे बात होनी चाहिए, साने सोराबकोट पे बात होनी चाहिए, और कई वाक़यात हैं। लेकिन चूँकि रिसेंट पास्ट में ये एक ऐसा वाक़या है जो पॉलिटिकली भी मोटिवेटेड था, और इसमें एक वक्त में कई फरीक थे, तो ये वाक़या मीडिया में बार बार इसका तज़किरा होता है। और चूँकि मैं ख़ुद उस दिन ग्राउंड पे था, तो लोग जो है वो कहानियाँ सुनना चाहते हैं। 12 मई को भी कुछ ऐसी कहानियाँ हैं। मुझे याद है कि सुबह जो पहली फायरिंग शुरू हुई, उस वक्त मैं डिगरोड के मुकाम पे मौजूद था। और ये डिगरोड का मुकाम वही है जहाँ, अगर आपने शारे फैसल थाना देखा हो तो उसके बिल्कुल सामने। हाल ये था कि जो एयरपोर्ट जाने वाला रोड था और जो आने वाला रोड था, दोनों पे जो है वो बसेस खड़ी करके उसे पैक कर दिया गया था कि ना कोई जा सकता था ना कोई आ सकता था। दोनों साइडों की बात कर रहा हूँ, रोड के। और कंटेनर्स लगे हुए थे डिग रोड के मुकाम पर, शारे फैसल पर भी। यानी आप शारे फैसल से अगर आप आ रहे हैं तो जो डिग रोड का जो रेलवे स्टेशन है उसके बिल्कुल सामने कंटेनर्स लगे हुए थे, रुकावटें खड़ी की हुई थी। इसी तरह से जो है, अगर आप उधर से आ रहे हैं राशिद मिनास रोड से डालमिया की तरफ से, तो अभी आप शारे फैसल पे नहीं आ सकते। एमक्यूएम के कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे वहाँ पे हमाद सिद्दीकी मिल गए। मैं और हमाद सिद्दीकी खड़े होकर बातें कर रहे थे, तो इसी दौरान जो है 2 रैलीज़ सामने से आई हैं। एक रैली जो है वो शारे फैसल की तरफ से आई है, जिसकी क़यादत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो कर रहे थे। और एक रैली जो है वो राशिद मिन्हास रोड की तरफ से आई है। और ये इस तरह से आई है कि ये जो ब्रिज है, जो अगर आप शारे फैसल से चढ़ते हैं और फिर सीओडी के सामने से आप राशिद मिन्हास डालमिया की तरफ उतरते हैं, ये उस ब्रिज के ऊपर चढ़ गए थे। इस रैली की क़यादत जो है वो शैला रज़ा कर रही थी। और ये वो मुकाम है जहाँ पे पहली मरतबा जो है वो फायरिंग शुरू हुई। और थोड़ी सी देर में जो है वो जो रुकावटें वहाँ खड़ी हुई थी की गई थी, उनको आग लगा दी गई थी। 2 तरफा फायरिंग हो रही थी। पुलिस वाले जो है वहाँ पे 2-4 मौजूद थे जिनके हाथों में कोई असलह नाम की चीज़ नहीं थी, बल्कि डंडे थे। और पहला फायर होते ही वो सब थाने के अंदर चले गए। मैं और हमाद जहाँ खड़े थे, हम वहाँ खड़े होकर बातें कर रहे थे। फायरिंग हो रही थी तो हमाद ने मुझसे कहा, फ़हीम भाई आप थोड़ा सा किसी पिलर के पीछे चले जाए। मैंने कहा तुम भी आ जाओ, लेकिन वो अपनी जगह पे खड़ा। काफ़ी देर वहाँ फायरिंग होती रही। हमने रिपोर्टिंग शुरू कर दी वहाँ से, और मेरे फ़ोन कॉल्स के ऊपर जो है वो फायरिंग की आवाज़ें ऑन एयर जा रही थी। ये सिचुएशन थी। काफ़ी देर ये होता रहा, और फिर वो दोनों रैलियाँ थी, ये दोनों जो है वो वापस हो गई। मैं उसी जगह पे मौजूद था, तो मेरे ऑफिस से कॉल आई कि हमारे एक टीम जो है, जो थोड़ा सा आगे थी उस मुकाम से, वो वहाँ फंस गई है 2 तरफा फायरिंग में, और वो लोग बस के नीचे लेटे हुए हैं और उन्हें रेस्क्यू करना है। तो मैंने हम्माद को कहा, मैंने कहा हम्माद इस तरह से हमारी टीम जो है आगे फंसी हुई है, उसको रेस्क्यू करना है। उसने कहा हाँ हाँ कोई मसला नहीं है, आप चले जाए। और उसको भी शायद कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, क्योंकि जियो ज़ाहिर चला रहा था मुस्तकिल, तो उसे भी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। उसने कहा मैं वहाँ आगे फ़ोन कर देता हूँ और आप चले जाए। मैंने कहा लेकिन जाएं कहाँ से? शारे फैसल के तो दोनों ट्रैक पे जो है वो बसेस और मुख्तलिफ इस तरह से खड़ी हुई हैं कि आप बाइक पे भी नहीं जा सकते। उन्होंने मुझे रूट भी बताया कि आप उस वक्त, अगर आपको याद हो कि शारे फैसल के साथ ही एक रास्ता जो है वो शाह फैसल कॉलोनी के लिए जाता था। उसने कहा आप इधर से जाएं, नीचे से पुल के नीचे से जाके आप शाह फैसल से निकल के आप ग्रीन टाउन के रास्ते जो है आप उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहां आपकी टीम फंसी हुई है। मैं बिल्कुल इसी तरह से निकला, और जब मैं उस मुकाम पर पहुंचा हूँ, ये बिल्कुल वो जगह है कि अगर आप मॉडल कॉलोनी से बाहर आते हैं तो बिल्कुल सामने जो एक पुराना सा रेलवे का फाटक हुआ करता था, ये वो मुकाम था। लेकिन मैं रोड के उस तरफ से ग्रीन टाउन से जब वहाँ पहुँचा हूँ, और मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा हूँ तो लड़के
सामने से आ गए। मैं कहा हाँ हाँ फ़हीम भाई आ जाए आपके लड़के बच्चे जो हैं, आपकी टीम जो है वो सामने जो मिनी बस खड़ी है उसके नीचे लेटे हुए हैं, आप उन्हें फ़ोन कर दें वो निकल के आ जाएँ, कुछ नहीं कहा जाएगा उन्हें। क्योंकि मेरी आंखों ने वहाँ पे एक ऐसा मंजर भी देखा कि मैं आज तक उसको दोहराता हूँ तो मुझे वो होता है कि यार ये कैसे हुआ। आपने सब मशीन गन देखी होगी अमूमन फोर्सेस की गाड़ियों के ऊपर लगी हुई, कि एक मशीन गन सब मशीन गन है, उसके साथ एक पट्टा लटक रहा है जिसमें बुलेट्स का। वहाँ मैंने ये देखा कि एक शख्स ने मशीन गन उठाई हुई और दूसरे शख्स ने उसका पट्टा उठाया, और क्या हथियार उन लोगों के हाथों में थे। एक अजीब सा वो मंजर था। इवन कट टू शॉट, मैंने अपनी टीम को फ़ोन किया, कैमरामैन थे हमारे ताज, वो वहाँ फंसे हुए थे, उनके साथ ड्राइवर भी थे, तो मैंने इनको कहा कि आप लोग निकल के आ जाओ। लोग डरते डरते सहमे हुए निकले आए इस तरफ। उस बस में कुछ और लोग भी थे, वो भी निकल के आए, और जब वो आगे आए तो उनकी एक कार थी जिसमें कोई 4 वकील थे। वो उन्होंने उस कार में बैठकर जाने की कोशिश की। जैसे ही उनकी कार स्टार्ट हुई और आगे आने लगी तो यहाँ जो लड़के खड़े हुए थे उनमें से एक लड़के ने अचानक इशारा किया, रुको 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 इस गाड़ी को रोको, इस मसला है। ये कह के वो गाड़ी के करीब किया, उसने चारों लोगों को उतारा। एक तस्वीर जो है वो 12 मई के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। वो मेरे साथ उस वक्त एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी के एक फ़ोटोग्राफ़र थे ज़िया मज़र, उन्होंने वो तस्वीर बनाई थी, वो मेरे साथ ही वहाँ पहुँचे थे। उस शख्स ने जिसने उस गाड़ी को रोका, उसके दोनों हाथों में पिस्टल्स थी, धान पान सा वो लड़का, उसने दोनों हाथों से फायरिंग करके उन चारों अफराद को वहीं मार दी। वो एक तस्वीर थी जिसमें एक गाड़ी खड़ी हुई है जिसके चारों दरवाजे खुले हुए हैं और 4 लाशें वहाँ पड़ी हुई हैं। ये 12 मई की सही पिक्चर थी एक। उसके बाद जो है वो हमारी गाड़ी जो है वो रोड के दूसरी तरफ खड़ी हुई थी, तो ड्राइवर ने कहा वो गाड़ी उधर खड़ी है, वो लेनी है, ऑफिस की गाड़ी है। मैंने कहा अच्छा तुम जाओ मेरी गाड़ी में बैठो, ये गाड़ी मैं लेके आता हूँ। तो मैं जब दूसरी तरफ जाने लगा तो मैंने उसने कहा, जो वहाँ लड़का खड़ा था उसने कहा मैं दूसरी तरफ कॉल कर देता हूँ और आपको जो है वो आप ले आएँ गाड़ी जाके, कुछ नहीं कहा जाएगा। मैं गाड़ी में बैठा, जाके जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की उसका साइलेंसर फट गया था। गाड़ी ठक 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 जैसी आवाज़ आई वैसे ही उसके ऊपर गोलियां आके लगी। खैर मैं उस गाड़ी को लेके आया, उसी हाल में उस गाड़ी को मैं रेलवे लाइन के साथ साथ जो है वो चला के कोरंगी के रास्ते मैंने उसे ऑफिस पहुंचाया उधर। फिर शाम में जो है हम वहाँ पहुँचे, जब आज टीवी के बाहर जो है एक एपिसोड शुरू हुआ और एमकेएम के लड़कों ने आज टीवी की बिल्डिंग के ऊपर कैमरा देखकर वहाँ फायरिंग शुरू कर दी, तो वो एक बड़ी देर तक वो एपिसोड चलता रहा। लेकिन उस दिन शहर में कोई 45 लाशें गिरी हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि वहशत बर्बरियत उस दिन जो है ना वो शहर की सड़कों पर खुलेआम घूम रही थी तो गलत नहीं होगा। बहुत कुछ देखा उस दिन शहर में, और अफसोस होता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हारमनी की बात करती हैं, अदम तशद्दुद की बात करती हैं, उस दिन एक दूसरे के ऊपर गोलियां बरसा रही थी। एमकेएम तो डेफिनेटली उसकी फरीक थी, मुशर्रफ गवर्नमेंट में थी, इफ्तिखार चौधरी को जो है वो रोकना था, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को। लेकिन जो दीगर पार्टीज़ थीं उन्होंने भी जो है अपना हिस्सा डाला उस दिन, और मुझे अफसोस होता है उस दिन शाम में जलसा था इस्लामाबाद में जिससे मुशर्रफ ने ख़िताब करना था। मुशर्रफ ने वहाँ मुक्का लहरा कर ये कहा था कि कराची में आवाम ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। आवाम की इस ताकत के मुजाहरे के नतीजे में 45 लोग मारे गए थे। 12 मई के केसेस का आज तक कुछ नहीं हुआ, आज तक कोई जजमेंट नहीं आया। हम अब 9 मई को रो रहे हैं, पहले 12 मई तो फाइनल कर लें, उसके तो केसेस निपटा लें। लेकिन चूँकि 12 मई के पीछे कुछ और ताकतें थीं, इसलिए वो आज तक उसके केसेस जो वो नहीं निमट सके, बावजूद इसके कि उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए, उन्हें भी वो 45 लाशें नज़र नहीं आई। अच्छा फ़हीम भाई, बहुत इंटेंस बातें हो गई कराची के बारे में। कराची के बारे में जब भी बात करें तो ऐसी दिल ख़राब होने वाली बातें ही निकलती हैं। अफसोस की बात है, उम्मीद करते हैं कि हमारे हालात कुछ बेहतर हों कराची के। दुआ कीजिए।
दवा भी कीजिए, और दवा जो है इस नस्ल नहीं करना है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब एक थोड़ा सा लाइटर नोट पे जाते हैं, थोड़ी सी कुछ अच्छी पॉजिटिव बातें भी करते हैं। एक हमारा सेगमेंट होता है रैपिड फायर, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, पूछिए जो पूछिए। आपके दिमाग में चीज़ है फ़ौरन आप मुझे बता देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं रैपिड फायर। वसीम बदामी या फिर शाहजेब खानज़ादा? शाहजेब। शाहजेब। हामिद मीर या फिर मुबशर लुकमान? मीर एब्सोल्युटली यार, किसका नाम ले दिया साथ में यार। मरियम नवाज या फिर बिलावल? दोनों नहीं दोनों में एक, दोनों में से कोई बेहतर जो अच्छा लगे आप? यार। मसला अगर आप नस्ल की बात करें तो मरियम और बिलावल की उम्र में भी बहुत फ़र्क है, लेकिन मुझे दोनों से कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, इसलिए। ओके, नवाज शरीफ या फिर इमरान खान? दोनों नहीं। दोनों नहीं। जमात इस्लामी या फिर MQ? जिसे इख्तियार के साथ शेयर मिल जाए। चलो MQ की बात हुई रही है, तो MQ पाकिस्तान या MQ लंदन? क्यों आप चाहते हैं कि कुछ और लोगों के ज़ख्मों पे जो है वो नमक छिड़क जाए? दोनों नहीं। दोनों। आसिफ जरदारी या शहबाज शरीफ? दोनों नहीं। जियो या फिर ARY? डेफिनेटली जियो। बिरयानी या पुलाव? पुलाव। पुलाव। कराची की तो बिरयानी मशहूर है, वो पुलाव से। मुझे पुलाव पसंद है। कराची या फिर इस्लामाबाद? डेफिनेटली कराची यार, दिल में बसता है, हम इसमें बसते हैं। एंकरिंग या फिर फील्ड रिपोर्टिंग? फील्ड रिपोर्ट। फील्ड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी फेवरेट मूवी कोई है तो उसकी रिकमेंडेशन हमें बताएं। कौन सी आपकी फेवरेट मूवी है? हाँ, मेरी फेवरेट मूवी तो खैर बहुत सारी हैं, लेकिन सारी इत्तेफाक से वही हैं जो मेरी एक फील्ड रही, और उसमें कंपनी मुझे बहुत पसंद है, अजय देवगन वाली कंपनी बहुत। और अगर आप मुझसे वो कहेंगे आप अब तो वेब सीरीज़ का दौर है, तो नो डाउट मिर्ज़ापुर ग्रेट है। और एक और मैं वो सबको रिकमेंड करता हूँ कि वो ज़रूर देखें, सबका नंबर आएगा, जो कराची में भी ख़ास तौर पे आपको भी हो सकता है कभी कोई कॉल आई हो कि जी मैं सदर थाने से बोल रहा हूँ, आपका भतीजा या भांजा या बेटा जो है वो मेरे तहवील में है, उन्हें गिरफ्तार किया है, इतने पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर दो, वरना मैं इसको भी SP के सामने पेश करने जा रहा हूँ, इसका चालान बनना है। और आप जो है घबरा के ये सोचे बगैर कि जनाब भतीजे भांजे को कॉल ही कर लें, पीछे से आवाज़ भी आ रही होगी भतीजे भांजे की, रोते हुए वो करते हुए, आप उसको पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपका वो निकल आया है आपके, या आपको जो है वो बैंक से कॉल आ जाती है, फेक कॉल के जनाब आपका आप अपना अकाउंट का आपका जो है वो ATM रिन्यू करना है, ये करना है, आप अपना आपके पास फला पिन आया होगा बता। ये सब कुछ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा था, ये इंडिया में भी हो रहा था। जिस तरह से कराची में, पाकिस्तान में कच्चे के साथ बैठे हुए, कच्चे में बैठे हुए लोग जो दरिया के किनारे बैठे हुए वारदातें करें, बिल्कुल ऐसे ही जो है वहाँ पे भी ऐसे ही कच्चे के इलाके में बैठे हुए लोग ये सब कुछ कर रहे थे। उसके ऊपर उन्होंने एक वेब सीरीज़ बनाई है, सबका नंबर है, कमाल की वेब सीरीज़। अच्छा, मुझे बताया आपका फेवरेट फूड क्या है, खाने में क्या सबसे अच्छा है? अरे यार, मैं बड़ा इस मामले में हूँ कि भाई जो मिल जाए खा लेता हूँ, अलावा करेले के अलावा करेले सब खा लेता हूँ। कोई भी एक कोई फेवरेट डिश तो होती है ना इंसान की यार। देखिए, कौरमा मुझे पसंद है, अच्छा कौरमा बनाओ मैं शौक से खाता हूँ, पुलाव बनाओ अच्छा मैं शौक से खाता हूँ। फेवरेट रेस्टोरेंट है कराची में जो रेकमेंड करेंगे, हम भी ट्राई करेंगे। नेडोस और उनका SP डाटा रस्टिका और उनकी पेरी बाइट्स माय फेवरेट। अच्छा, फेवरेट एक्टर कौन है आपका पाकिस्तान में? तो अगर आप कहें तो नवाज शरीफ। नवाज शरीफ एक्टर के अंदर, क्या बात है। और एक्ट्रेस फिर मरियम नवाज। बिल्कुल सही है आपकी बात। अच्छा, फेवरेट कोई सॉन्ग है आपका, कोई गाना आपको जो बहुत? यार सॉन्ग्स हम अब कहाँ सुनते हैं, बचपन में भी कोई ऐसा ख़ास शौक़ नहीं रहा। गज़लें वगैरह यकीनन सुनी, और उसमें पंकज की गज़लें जो हैं वो हर दौर में फेवरेट रहीं। आज की जो सुना है रैप सॉन्ग वगैरह आते हैं, बड़े आर्टिस्ट आ गए हैं। आते हैं, बेटा भी किसी हद तक जो है वो रैप कर रहा होता है, लेकिन मुझे इस तरह का कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है उसमें। लेकिन ये है कि अगर मौसीकी जो है ना वो अच्छी हो तो वो आपको अच्छी लगती है। तो अगर कोई अच्छा सॉन्ग किसी वक्त सुनते सुनते उसके बोल पे आपका इतना वो नहीं होता, लेकिन आप उस मौसीकी को जो है ना बाज़ औक़ात फ़ील कर रहे होते हैं कि हाँ यार ये अच्छा है। तो बहुत से लोग हैं जो अच्छा म्यूज़िक बना रहे हैं, पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पे और पाकिस्तान से बाहर भी। तो नो डाउट मैं बाज़ औक़ात जो है वो मोबाइल पे भी देख रहा होता हूँ, ये जो पिछले दिनों कुछ इंडियंस आते हैं ना जो सिंगिंग के मुकाबले, फिर मैं उसका नाम बोल रहा हूँ प्रोग्राम का,
वो भी मैंने इंडियन आइडल। इंडियन आइडल मैंने देखा। ओके फाइन भाई, रैपिड फायर तो बहुत अच्छा गुजरा। अब एक और एक हमारा सेगमेंट है वन वर्ड आंसर। इस पर मैं आपसे जो भी पूछूंगा, आपके दिमाग में जो भी पहला लफ्ज आ रहा है वो आपने उठा के मार देना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिक्स। बहुत बुरी। करप्शन। हाँ, पीपल्स पार्टी। कराची। बहुत बुरा हाल है। इमरान खान। कैदी नंबर 804 लीडर। नहीं है, सहाफत। बहुत पिसी हुई है। मुबशर लुकमान। क्यों मेरा मूड खराब कर रहे हो? हामिद मीर। ठीक है, पाकिस्तान। जिंदाबाद। जियो न्यूज़। फंसा दिया आपने यार, इस पे वन वर्ड में क्या कहो। जियो न्यूज़। जियो। हाफिज नईम रहमान। हाँ, मुझे किसी का कमेंट याद आ रहा है जो मैं नहीं कह सकता आपके उस पर। हाफिज नईमुर रहमान। मियाँ ही बोल गए, वो नहीं बने तो नहीं, वो बोल ही थे। हाफिज नईम अमीर जमात इस्लामी। मतलब साहब भाई, समझ तो गए होंगे आप। हाँ, भाई भाई हैं। और दाई लंदन प्रॉपर्टी केस जीत गए, उसे मुबारक हो, लेकिन कौम को किस बात की मुबारक हो मेरी ये समझ में नहीं आता। पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पीटीआई एक उम्मीद है जो मैं समझता हूँ टूटनी नहीं चाहिए। मैं किसी तरह से पीटीआई का कारकुन नहीं हूँ, ना उनका हमदर्द हूँ, लेकिन इस वक्त जो मैं एक लोगों में एक वो देख रहा हूँ, उसकी बुनियाद पे मैं कहता हूँ कि वो एक उम्मीद है। फ्यूचर क्या देखते हैं पाकिस्तान? पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है यार, और ये इस वजह से मैं कहता हूँ कि मुझे इस मुल्क के नौजवानों से बहुत उम्मीद है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, लंबा ना हो जाए इसलिए कोशिश करूँगा कि कम अल्फाज में बात कर लूँ। जब 2017 में सेंसस हुआ, तो जो सेंसस की रिपोर्ट आई थी, आते आते 2018 आ गया, पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई, और उसके आने के बाद जो है वो सेंसस की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक हुई। वो रिपोर्ट ये कहती थी कि पाकिस्तान की 24% आबादी वो है जो इस वक्त 14 साल से 17 साल के दरमियान है, और ये 2023 के इलेक्शन के वक्त वोट डालने के अहल होंगे। ये जो 24% है, पता है कितने बनते हैं? ये कोई 4.25 करोड़ लोग बनते हैं। ये 4.25 करोड़ लोग इस कौम का मुस्तकबिल हैं, जो इस कौम का मुस्तकबिल, इस मुल्क का फ्यूचर जो है बहुत आगे ले जा सकते हैं। 2023 के इलेक्शन में वो डिसार्ट भी हुए, और वो जो समझते थे वो नहीं हो सका। जहां उन्होंने वोट करना चाहा, वो वोट को उनके वो इज़्ज़त नहीं मिली जो नवाज शरीफ साहब के ज़ुबान में मिलनी चाहिए थी, तो उसकी वजह से वो डिसार्ट ज़रूर हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि वो इस मुल्क का मुस्तकबिल बदल सकते हैं। इमरान खान के ज़रिए बदलें या वो किसी और तरह से बदलें, लेकिन उन्हें पॉजिटिव रहना होगा। अगर वो पॉजिटिव रहे तो डेफिनेटली ये मुल्क आगे जा सकता है। अच्छा, शेख रशीद के बारे में बोले। शेखू साहब जो है, उनके जहन में उनको देख के मीरा याद आ जाती हैं, कभी कभी जो है लाला हवेली याद आ जाती है। क्या बोलूँ उनके लिए, वो गेट नंबर 4 की पैदावार हैं, वहीं खुश हैं। हालिया दिनों में उनकी वहाँ नहीं बन रही है, तो उनके लिए मुश्किलात हैं। पाकिस्तान की सियासत में हमेशा इन रहे हैं, कभी ना कभी किसी न किसी ज़रिए से, लेकिन मुझे मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे में वो फिट नज़र नहीं आते। चले, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वन वर्ड मुझे बताएं हरीम शाह के बारे में। वो ये हरीम शाह और वीडियोस लीक वीडियोस, बल्कि हरीम शाह के बारे में लीक वीडियोस। भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, ऑलवेज वेलकम। और बहुत अच्छी इंसाइट्स आपने दी कराची के बारे में। बस मैं चाहूँगा छोटा सा मैसेज अगर आप देना चाहें हमारी यूथ को, जो कि बहुत ज़्यादा घबराई भी है, और बहुत सारे लोग, आपको पता भी होगा, अगर आप पासपोर्ट ऑफिस का चक्कर लगाएं तो वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, और पासपोर्ट लोग बनवा रहे हैं और मुल्क से बाहर, लेकिन पासपोर्ट आ नहीं रहे बंद। पासपोर्ट आ भी रहे, क्योंकि 9 महीने से लोगों ने पासपोर्ट अप्लाई किए हैं, उनके पासपोर्ट नहीं आ रहे। ऐसे अब जो है वो चले जाए IBCC या HEC, वहाँ आपको लंबी लाइनें नज़र आएंगी उस यूथ की जो अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ अटेस्ट कराने आ रहा है। यूथ के साथ मसला इस वक्त यही हुआ है कि उनको कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। वो जो बातें मैंने शुरू में आपसे कही कि जनाब
हेल्थ की फैसिलिटीज़, एजुकेशन की फैसिलिटीज़, फ्यूचर की कोई गारंटी कि अच्छा होगा, कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सबसे बढ़ के नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो ज़ाहिर है वो जो है मुल्क से बाहर जाने को तरजीह दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये किसी भी तरह से इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है ये ब्रेन ड्रेन। जो निगरान वज़ीर आज़म साहब थे, उन्होंने तो जब उस दौर में ये वाला मामला ज़्यादा उठना शुरू हुआ था, तो उन्होंने उसके ऊपर बड़े उससे कह दिया था कि तो क्या हुआ, कि तो क्या हुआ नहीं होना चाहिए। आपको इस मुल्क के नौजवान को ये एतमाद देना होगा, उसे ये यकीन दिलाना होगा तुम पाकिस्तान में ही रहो और पाकिस्तान ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। और मैं भी यही कहूँगा कि पाकिस्तान ही आपके लिए सब कुछ है। इस मुल्क ने आपको नाम दिया है और ये नाम आपसे कोई नहीं छीन सकता। जब भी सोचिएगा इस मुल्क के लिए सोचिएगा। Thank you so much. That is it, ladies and gentlemen, from the podcast. Thank you so much for watching. और हम उम्मीद करते हैं कि कराची के हालात और पाकिस्तान के हालात बहुत जल्द बेहतर होंगे। और एक उम्मीद की किरण जो हमें फ़हीम भाई ने बताई है कि उनको लगता है कि एक उम्मीद की किरण है इस मुल्क के अंदर, तो हो सकता है कि हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे हों। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वायरल पॉडकास्ट बाय दायर दानियात। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह। देखते रहिए द वायरल पॉडकास्ट उस वक्त तक जब तक दाई ये काम कर रहे हैं। You're a superhero.